हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के वन्य जीवन के विषय में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन की यूनिट नंबर 8 को अपने पढ़ रहे हैं, जिसका सिलेबस है भारत का भूगोल और उसके संसाधन। देखिएगा, यूनिट नंबर 8 के अंदर हम पढ़ चुके हैं भारत के भूआकृतिक प्रदेश, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। आज इस लेक्चर में हम वन्य जीवन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये 7वीं यूनिट थी और 1 से 7 यूनिट तक का जो पाठ्यक्रम है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पीछे का सिलेबस नहीं किया है तो आई बटन पर जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप जो पीछे की 7 यूनिट हैं उनका सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जो है साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप साइकोलॉजी का सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम जानते हैं भारत के वन्य जीवन के विषय में। दोस्तों यहाँ हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से अलग प्रकार के वन्य जीव हैं जो हमारे भारत में ही पाए जाते हैं, या कौन से वन्य जीव हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि उन वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली रीट परीक्षाओं में भी इसमें से प्रश्न पूछा ही गया है दोस्तों, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जितनी भारत की भौगोलिक विविधता है उतनी ही जैव विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैव विविधता के अंदर भी भारत का प्रमुख स्थान आता है। दोस्तों देश में देखिएगा, पक्षियों की अगर अपनी बात करें, लगभग 2000 से भी अधिक प्रजातियां जो है पक्षियों की पाई जाती हैं, और ये विश्व का लगभग 13% है। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा, देश में मछलियों की बात करें तो 2546 प्रजातियां, यानी मछलियों की लगभग 2546 2,500 से भी ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये भी विश्व का जो कुल का लगभग 12% हमारे सामने आता है। विश्व के 5 से 8%, क्या कहा हमने, 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर जो हैं भारत में ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैव विविधता के अंदर भारत का प्रमुख स्थान है, और बहुत सी जो है प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों के अंदर हाथी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये असम में, कर्नाटक में, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में जो है हाथी हमें मिलते हैं। दोस्तों एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में हमें मिलते हैं। दोस्तों यहाँ आपसे जो पीछे प्रश्न पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं कि जैसे मान लीजिएगा गेंडा कहाँ मिलता है, या फिर हाथी कहाँ मिलते हैं, कौन से वनों में मिलते हैं, कौन कौन से स्थानों पे मिलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा, आगे अपनी बात करें तो कच्छ का रण जो है और थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। तो कच्छ के रण में तो जंगली गधे मिलते हैं, और थार के मरुस्थल में हमें क्या मिलते हैं, ऊंट देखने को मिलते हैं। दोस्तों क्रमशः की बात की थी, आगे अपनी बात करते हैं हॉटस्पॉट के विषय में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट जैव विविधता का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं लेकिन उन्हें मनुष्य के कारण खतरा है, तो इसी जो स्थान है उन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है ताकि उन्हें संरक्षण दिया जा सके। दोस्तों तो यहाँ देखिएगा, विश्व के मिलने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 2 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तो विश्व में ऐसे जितने भी हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है उनमें से 2 जो हॉटस्पॉट हैं वो पूरी तरह से भारत में है। और ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे बात की जाए आरएस प्री परीक्षा की, तो ये लगभग उनका तय प्रश्न होता है, हर पेपर में आता है कि कितने हॉटस्पॉट हैं। तो यहाँ हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कितने 2 हॉटस्पॉट हैं, कितने हॉटस्पॉट यानी 2 हॉटस्पॉट हैं जो पूरी तरह से भारत में हैं। क्या कहा हमने, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? ऐसे जैव विविधता के केंद्र या क्षेत्र हैं जहाँ पर देखिएगा अभी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 70% जो एरिया है जो उसका नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, जिससे मनुष्य से खतरा है।
तो ऐसे स्थानों को हॉटस्पॉट में शामिल कर दिया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो जितने हॉटस्पॉट हैं उनमें से 2 हॉटस्पॉट जो हैं वो पूरी तरह से भारत में शामिल हैं। क्या कहा हमने, इस बात को समझ लीजिएगा, 2 जो हैं वो पूरी तरह से भारत में स्थित है, जबकि इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट है तो उसका कुछ भाग जो है वो भारत में भी आता है। तो इस प्रकार से अगर भारत से संबंधित की बात कहें तो 3 हो गई, अगर भारत में ही पूछे जाए तो कितने हो गए, 2 हो गए। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी इसमें रहता है दोस्तों, और कई बार समस्याग्रस्त प्रश्न आ जाते हैं, बाकी एग्जामिनर पे होता है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, हमने ये कहा कि पूर्ण रूप से भारत में 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पूर्वी हिमालय है और दूसरा पश्चिमी घाट पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, जबकि इंडो बर्मन जो है उसका कुछ भारतीय भूभाग भी शामिल है, उसमें कुछ भारत का भूभाग शामिल है। तो जैसे भी प्रश्न पूछे उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिएगा, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है, उसमें पाए जाने वाले मुख्य जो जीव हैं उसमें हिमालयी तहर है और सुनहरा लंगूर है, हुलोक गिब्बन है, पिग्मी होग है, उड़न गिलहरी है, हिम तेंदुआ है, ताकिन, गांगे डॉल्फिन जैसे जीव यहाँ पर पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें, अब अच्छे से आपको याद हो चुका होगा अभी तक कि पश्चिमी घाट कौन से क्षेत्र की अपने बात कर रही हैं। तो यहाँ जो पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं, मालाबार गंदबिलाव, एशियाई हाथी, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर और मेकाक बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों मेकाक बंदर जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करें कि नीलगिरी तहर, मेकाक बंदर पश्चिमी घाट की स्थानबद्ध जातियां हैं, एंडेमिक जातियां हैं, यानी स्थानबद्ध जातियां कौन सी होती हैं जो केवल यहीं पाई जाती हैं, इनके अलावा कहीं पाई नहीं जाती हैं, तो इसे स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। एक तो आगे हमारे पास में नीलगिरी तहर, फिर मेकाक बंदर आता है, ये पश्चिमी घाट की स्थानबद्ध प्रजातियां मानी जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा, कच्छ के रण और थार के मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं, इसकी बात अपने कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ लोयन टेल्ड लंगूर की बात अपने कर लेते हैं। लोयन टेल्ड लंगूर या मेकाक बंदर, दाढ़ी वाला ऐप भी इसको कहते हैं, ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में हमें लोयन टेल्ड लंगूर मिलते हैं, या जिन्हें हम मेकाक बंदर के भी कहते हैं, दाढ़ी वाला ऐप भी अपने इसको कहते हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है, भारत विश्व का एक अकेला देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। दोस्तों तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर वन में है। जो गिर वन है, गिर जंगल है, वो भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास किसे कहा जाता है, गिर जंगल है, गिर वन है, जो कि गुजरात में है। और भारत में देखिएगा शेर और बाघ दोनों मिलते हैं। दोस्तों यहाँ आगे हम बात करते हैं बाघ कहाँ मिलता है, तो बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघ कहाँ कहाँ मिलते हैं, बाघ मध्य प्रदेश में, झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि याक कहाँ मिलते हैं, तो लद्दाख में हमें याक देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ तिब्बतीय बारहसिंगा है, भारल है जिसे नीली भेड़ कहते हैं, जंगली भेड़, तथा कियांग क्या है, तिब्बती जंगली गधे हैं, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप, क्या कहा हमने, चीरू या फिर तिब्बती एंटीलोप जो है एक विलुप्त प्राय है, जो समाप्त होने वाला है। इसका शिकार जो है वो किया जाता है, शहतूश नामक जो इसकी ऊन होती है उसके लिए किया जाता है, ये भी यहीं पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन है आपके, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही परीक्षा में पूछे जाने हैं और यही परीक्षा में रीट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र है उनके अध्ययन करने के बाद में ही मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ये आपको विशेषताएं जीवों को आपको ठीक ठाक ढंग से याद करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में देखिएगा बंदर मिलता है, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल, कछुए,
मगरमच्छ, घड़ियाल आदि हमारे देश में मिलते हैं। घड़ियाल क्या है? तो घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का ही एक प्रतिनिधि जीव है जो केवल भारत में ही हुआ करता है दोस्तों। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा भारत में देखिएगा तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख जैसे जो हैं जीव भी यहाँ मिलते हैं। पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, कर्लियो, लिटिल स्टेंट, ऑस्प्रे, ये पक्षी जो हैं वो प्रति वर्ष सर्दी के अंदर जो हैं भारत में आते हैं दोस्तों। कब आते हैं? सर्दी में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पर रोबिन है, रेड स्टॉट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवेन हुप पक्षियों की प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पक्षियों की प्रजातियों की बात कर रही हैं, वन्य जीव की अपने पहले बात कर चुके हैं। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियाँ मिलती हैं। इसमें से कोबरा और करेत जो है वो सांप की प्रमुख प्रजातियां हैं। इस आपसे पूछा जा सकता है कोबरा करेत क्या है? तो ये सांपों की ही प्रजातियां हैं दोस्तों। इसके अलावा आगे अपनी बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली एक प्रकार की डॉल्फिन की। और ऐसी जो डॉल्फिन है उसका नाम स्थानीय भाषा में आता है सुसु। सुसु क्या है? सुसु से अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक प्रकार की डॉल्फिन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण यानी स्वच्छ जल में मिलती है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है क्योंकि शुद्ध जल में ये मिलती हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं रेड डाटा बुक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? तो रेड डाटा बुक क्या है? ये देखिएगा विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का गठन किया गया और इस संस्था ने 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को रेड डाटा बुक कहते हैं। विश्व में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी जो सूची है उसे ही हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं, वही रेड डाटा बुक है दोस्तों। IUCN जो है उसने विश्व की जो जैव प्रजातियां हैं उनको संरक्षण की दृष्टि से 5 संवर्गों में बांटा है। कितने संवर्गों में बांटा है? 5 संवर्गों में। एक तो विलुप्त प्राय है, फिर संकटग्रस्त है, फिर अति संवेदनशील है, फिर दुर्लभ प्रजातियां हैं या अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां हैं दोस्तों। तो रेड डाटा बुक क्या है? एक पुस्तक है जिसके अंदर जो एक सूची दी गई है जो विश्व के संकटग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियां हैं उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। उनकी कैटेगरी भी अपने देख सकते हैं कौन कौन सी थी। विलुप्त प्रजातियां थी, संकटग्रस्त थी, अति संवेदनशील थी, देखिए दुर्लभ थी और अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां थी दोस्तों, जिनके विषय में हमने बात की। आगे हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण की। इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? तो इनमें से पहला नाम आता है स्वस्थानीय संरक्षण। ये कौन सा होता है? जो पादप या जीव जिस वातावरण या प्राकृतिक आवास में रहता है, पाया जाता है, उसका उसी वातावरण में संरक्षण करने हेतु किए गए प्रयास इन सिटू या स्वस्थानीय कहलाता है। दोस्तों हमने क्या कहा कि जो भी वन्य जीव है जहाँ पर वो रह रहा है हमें क्या करना है? हमें वन्य जीव का संरक्षण करना है। हमें क्या करना है? वन्य जीव का संरक्षण करना है। तो कहाँ करें? तो कहाँ करें? इसी आधार पर देखिएगा इन सिटू और एक्स सिटू माने जाते हैं। स्वस्थानीय और परस्थानीय दो प्रकार से जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। स्वस्थानीय को हम लें तो स्व का स्थान यानी खुद का स्थान कौन सा हो गया? जहाँ पर वो जीव रहता है, जहाँ पर वो पाया जाता है, वहीं पर उसका संरक्षण करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें देखिएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सारे के सारे जो हैं वो स्वस्थानीय होते हैं क्योंकि इनमें जो जीव है उनको वहीं रखा जाता है जहाँ वो हैं, बस उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है। उन जीवों को वहां से निकाल करके और कहीं दूसरे स्थान पर लेके जाया नहीं जाता है दोस्तों। इसी क्या देखिए विपरीत जो आता है परस्थानीय संरक्षण। परस्थानीय यानी इसको एक्स सिटू भी बोलते हैं, इसको हम एक्स सिटू भी बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है? देखिएगा ऐसी जातियां जिनके प्राकृतिक आवास क्षतिग्रस्त हो गए, यानी ऐसा मान लीजिए कोई जंगल खत्म ही हो गया है तो ऐसे जीवों को हम कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? उनको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है और उनको देखभाल की आवश्यकता हो तो इन संकटापन्न जातियों का संरक्षण मानवीय पर्यवेक्षण में किया जाता है। मानव के पास में उसको लेके आते हैं, वहीं उसका ध्यान रखा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गए, बीज बैंक हो गए। चिड़ियाघर
आपने देखा होगा, उसमें पूरी जो जीव उसमें रखा गया है उसकी जो सारी विशेषताएं हैं वो वहाँ पर लिखी होती हैं दोस्तों। बीज बैंक है, पादप ऊतक संवर्धन है, जर्म प्लाज्मा बैंक है, जल जीवशाला जिसे एक्वेरियम बोलते हैं, यहाँ पर भी इनको जो है संरक्षित रखा जाता है दोस्तों। तो स्वस्थानी कौन सा था? जब किसी जीव का संरक्षण जो है जहाँ से वो है उसी स्थान पर रखा जाए तो वो स्वस्थानी होता है। परस्थानी कब होगा? जब उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाके संरक्षण किया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं भारत में एशियाई हाथी की। भारत में जो एशियाई हाथी है साइबेरियन सारस है, भारतीय लोमड़ी है, पिग्मी होम है, गोरल है, सफ़ेद बगुला है, एशियाई गधा है, कश्मीरी बारहसिंगा, गंगा डॉल्फिन, सफ़ेद गिद्ध, घड़ियाल, कृष्ण मृग, ये सारी की सारी कौन सी जातियां हैं? ये सारी की सारी संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा जो हमारा काजीरंगा और मानस जो है, सुंदरबन है, नंदा देवी व फूलों की घाटी उत्तराखंड, केवलादेव गन्ना को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, अभ्यारण्य को शामिल किया गया है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में। तो ये कब स्थापित किए गए थे, कब इसका प्रोग्राम शुरू हुआ था? तो यूनेस्को के द्वारा 1972 को संचालित MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था। उसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसके भाग कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। कोर कौन सा होता है? प्राकृतिक या अविकसित अनडिस्टर्ब्ड अपने इसको बोलते हैं। ये क्षेत्र विधिक रूप से संरक्षित होता है। जैसे किसी भी बायोस्फीयर का जो इंटरनल जो स्थान होता है, जैसे मान लीजिएगा हम इस स्थान को मान लीजिएगा, तो ये हमारा कोर होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दखल नहीं दिया जाता है, ये पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है। बफर क्षेत्र कौन सा होगा? जो कोर के चारों तरफ होता है, यानी कोर को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। और ऐसे जो स्थान होंगे, ये जो स्थान हो गया बफर हो गया, इसके अंदर देखिएगा शोध की और शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो संचालित हो सकती हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उसमें शोध कार्य किए जाते हैं दोस्तों। लेकिन कोर के अंदर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सेंटर के अंदर कोर आता है, कोर के चारों तरफ कौन सा आ गया? बफर आ गया। और बफर के बाद में इसके चारों तरफ, बफर के चारों तरफ जो आता है वो पारगम्य या ट्रांजिशन जोन आती है दोस्तों। ये बायोस्फीयर रिजर्व का बाह्यतम भाग होता है। इसमें वानिकी भी हो सकती है, मनोरंजन संबंधी गतिविधियां, आर्थिक उपयोग, ये सारा कुछ इसमें करने की अनुमति होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसे बांटा जाता है, उसके इस प्रकार के भाग होते हैं दोस्तों। ये आपसे पूछा जा सकता है, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। कोर कहाँ होता है? सबसे सेंटर में होता है। इसमें कोई प्रकार की गतिविधि नहीं की जाती है, बंद होती है। उसके चारों तरफ देखिएगा बफर होता है, यहाँ पर गतिविधियाँ तो की जाती हैं, लेकिन कौन सी हैं? शैक्षिक और शोध संबंधी गतिविधियाँ की जा सकती है। उसके चारों तरफ जो है वो पारगम्य होता है। पारगम्य यहाँ पर हमें देखिएगा वानिकी, मनोरंजन संबंधी जो भी गतिविधियाँ हैं, आर्थिक उपयोग संबंधी जो अनुमति हमारे पास में हुआ करती है दोस्तों। उसके बाद में आगे अपने देख लेते हैं भारत के जैव मंडल जो हमारे रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो कितनों की संख्या की अगर अपने बात करें तो वर्तमान में अभी तक 18 ज्ञात हैं। इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र, ये कहाँ हो गया? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में है। मानस बहुत बार पूछा जाता है, असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहंग दिबंग ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अचनकमार या अमरकंटक है, ये मध्य प्रदेश में है। कच्छ का रण गुजरात में है। कोल डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में है और तमिलनाडु में है। बड़ा निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह गया। डिब्रू सेखोवा ये असम में रह गया। शेषचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है और पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो ये हमारे जो हैं जैव मंडल सारे रिजर्व रहेंगे, इनको याद रखना है आपको। इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। यूनेस्को विश्व के प्राकृतिक स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल करता है। यूनेस्को ने भारत के 9 जैव मंडल रिजर्व को विश्व धरोहर में घोषित किया है दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? निकोबार द्वीप समूह, अचानकमार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी है दोस्तों, इनको शामिल किया गया है। हुंगल प्रजाति, यहाँ हम एक प्रजाति की बात कर रहे हैं। हुंगल प्रजाति डाकचिगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में मिलती है दोस्तों, वहाँ पर आपको मिलेगी। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो काफ़ी विश्व में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी दोस्तों। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के
पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमें याद रखने वाले फैक्ट थे दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा अगली क्लास में हम बात करेंगे बहुउद्देशीय, भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में। दोस्तों ये जो सारी ज़रूरी बातें थी वन्य जीवन से संबंधित वो हमारी पूरी हो चुकी हैं। इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा बड़ी अच्छे से। पिछले प्रश्नों के अध्ययन करने के बाद में ही आपका मैट्रिक तैयार किया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT की बुक्स में से ही शामिल किया जाए। जो मैटर है वो चुनिंदा होता है और बहुत ही सटीक होता है परीक्षाओं की दृष्टि से। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप निरंतर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, ये अच्छी बात होती है। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।